मालिक की गंदी नज़र नौकरानी पर, क्या होगा सुमित्रा के साथ? आइए सुनते हैं इस मामूलिक कहानी को। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। सुमित्रा का बचपन बेहद प्यारा था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी वह अपने माता पिता की एक लौती संतान थी। माँ पिता ने उसे हमेशा राजकुमारी की तरह पाला, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब वह 15 साल की हुई तभी पिता का साया उठ गया। घर की जिम्मेदारियां माँ पर आ पड़ी। माँ ने सिलाई बुनाई कर किसी तरह घर चलाया, लेकिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। अब वह भी माँ का हाथ बटाने लगी। एक सपना था कुछ बनने का, माँ को आराम देने का। हर रोज की तंगाली उसे अंदर से तोड़ती जा रही थी। उसे एहसास होने लगा कि समाज में गरीब की कोई कीमत नहीं होती। रिश्तेदार भी मदद करने की बजाय ताने देते। माँ उसे हमेशा समझाती कि सब्र रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। पर अच्छे दिनों का कोई पता नहीं था। बचपन की नादानियाँ कब जिम्मेदारियों में बदल गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हृदय रोग हो गया है। महंगी दवाइयों का खर्च उठाना मुश्किल हो गया था। सुमित्रा अब दिन रात मेहनत करती, घर घर जाकर कपड़े सिलती, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि माँ की दवा और घर का खर्च पूरा हो सके। माँ उसे बार बार कहती, बेटा तू अपनी शादी के बारे में सोच। पर वह जानती थी कि उसकी शादी कोई अमीर घर में नहीं होगी। रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि वह किसी अमीर परिवार में काम कर ले, पर माँ को अकेला छोड़ना उसे गवारा नहीं था। एक दिन माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने के पैसे भी नहीं थे। किसी पड़ोसी की मदद से माँ को अस्पताल पहुँचाया गया। डॉक्टर ने कहा अगर सही इलाज न हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। सुमित्रा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। माँ को बचाने के लिए सुमित्रा को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने एक अमीर घर में नौकरानी का काम स्वीकार किया। यह घर शहर के सबसे बड़े कारोबार आनंद गुप्ता का था। उनकी पत्नी सौम्या काफ़ी कठोर स्वभाव की थी। पहले ही दिन सुमित्रा को एहसास हो गया था कि यह घर उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा कठोर था। सौम्या उस पर हमेशा चिल्लाती, छोटी छोटी गलतियों पर अपमानित करती, लेकिन वह सब सहन कर रही थी क्योंकि उसे माँ की दवाइयों के लिए पैसा चाहिए था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सुमित्रा अपने काम में निपुण हो गई और आनंद गुप्ता ने उसकी ईमानदारी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस घर में एक और इंसान था जिसने उसकी तकदीर बदलने वाली थी। वह था आनंद का बेटा रोहित। साल बीत गए। सुमित्रा अब 21 की हो चुकी थी। चेहरे पर अब भी मासूमियत थी, पर हालातों ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। उसने काम में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि अपने तकलीफ़ों को तो भूल ही गई लगी। लेकिन उसकी खूबसूरती और सादगी पर घर का एक शख्स अपनी गंदी नज़र गड़ाए हुए था। गुप्ता का छोटा भाई विजय नशे आदी था और अपने ऐशो आराम के लिए कुख्यात था। वह अक्सर नौकरानियों पर बुरी नज़र रखता, लेकिन सुमित्रा को देखकर उसकी नीयत और बिगड़ गई। सुमित्रा अब भी काम के दौरान उसे देखती। विजय की आंखों में एक अजीब सी वहशियत दिखती। वह जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करता, बातें बनाने लगता। एक दिन जब घर के सभी लोग किसी फंक्शन में गए थे, विजय घर पर ही था। उसने बहाने से सुमित्रा को अपने कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तू बहुत मेहनत करती है, तुझे थोड़ा आराम देना चाहिए, विजय ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। सुमित्रा घबरा गई और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्ला दूंगी। सुमित्रा की आवाज़ कांप रही थी। विजय हंस पड़ा। वहाँ तुझे सुनने वाला कोई नहीं था। नहीं, और वैसे भी तेरी हालत देखकर कौन तेरी बात मानेगा। सुमित्रा की आंखें में आंसू आ गए, पर वह बेबस नहीं थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पास रखी एक वाटर बॉटल विजय के सर पर दे मारी। विजय दर्द से कराते हुए पीछे हट गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सुमित्रा कमरे से भाग निकली। लेकिन यह घटना उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सुमित्रा कांपते हुए
अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। वह जानती थी कि अगर उसने इस बारे में किसी से शिकायत की तो शायद कोई उसकी बात पर भरोसा ना करे। अगले दिन जब वह काम पर गई तो विजय उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और बदले की झलक थी। सुमित्रा ने उसकी नज़रें अनदेखी करने की कोशिश की, लेकिन मन में डर समाया हुआ था। कुछ दिन तक विजय ने उसे परेशान नहीं किया, जिससे सुमित्रा को लगा कि शायद वह डर गया, लेकिन असल में वह कोई और चाल चल रहा था। एक दिन जब वह घर के किचन में काम कर रही थी, सौम्या, घर की मालकिन, गुस्से से आई और चिल्लाने लगी, बहुत चालाक बनती हो। हाँ, चोरी करते हुए पकड़ी गई हो, हमें तो पहले से ही शक था। सुमित्रा हक्की बक्की रह गई। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। सौम्या ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। घर के लॉकर से गहने गायब है और तुम शक न करे, जब से तुम आई हो घर में मुसीबतें बढ़ गई है। सुमित्रा की आंखों से आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। विजय एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह उसी की साजिश थी, सुमित्रा को इस घर से निकालने की। अब सवाल यह था कि क्या सुमित्रा इस साजिश को खुद को बचा पाएगी। सुमित्रा पर चोरी का इल्ज़ाम लग चुका था। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन घर के किसी भी सदस्य से उस पर भरोसा नहीं था। सौम्य को गुस्सा चरम पर था। तुम जैसी लड़कियों को तो जेल होना चाहिए, सौम्या ने गुस्से में कहा। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, प्लीज़ मेरी बात पर विश्वास कीजिए। लेकिन विजय को तो बस यही मौका चाहिए था। वह आगे बढ़कर बोला, भाभी यह बहुत चालाक है, मैंने खुद इसे रात को घर में इधर उधर घूमते देखा था, शायद तभी इसने चोरी की हो। सौम्य की आंखों में शक और गुस्सा बढ़ गया था। उन्होंने नौकरानी से कहा कि सुमित्रा का सारा सामान चेक किया जाए। कमरे की तलाशी शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में अलमारी से चोरों के गहने बरामद हो गए। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखा, मैं ना कह रहा था कि यह लड़की ही चोर है, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सुमित्रा के पास कोई शब्द नहीं थे। यह पूरा खेल विजय का ही था, लेकिन उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया। आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, अभी के अभी निकलो, सौम्य ने आदेश दिया। सुमित्रा बेबस थी। वह जानती थी कि अगर वह गई तो उसकी माँ का इलाज अधूरा रह जाएगा, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। बोझिल कदमों से भारी दिल लिए वह उस घर से निकल गई, पर यह तो बस एक नई तकलीफों की शुरुआत थी। रात का अंधेरा घिर गया। सुमित्रा अकेली सड़क पर भटक रही थी, न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। घर छोड़ने के बाद वह सबसे पहले अस्पताल गई, जहाँ उसकी माँ भर्ती थी। वह माँ के पास पहुँची और रो पड़ी। क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों है, लग रही है? माँ ने कांपती आवाज़ में पूछा। सुमित्रा कुछ न कह सकी। वह अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ का इलाज अभी भी बाकी था, लेकिन उसके पास अब कोई काम नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन उसने नौकरी की तलाश शुरू की। कई घरों में दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह उसे तिरस्कार मिला। हम चोरों को काम नहीं देते, तेरी बदनामी पूरे शहर में हो चुकी है। विजय की चाल कामयाब हो गई। सुमित्रा को अब कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। वह भूखी प्यासी सड़क के किनारे बैठी रही थी। अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन खुद के लिए अब उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। क्या उसकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आएगा, या उसकी तकलीफ़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। सुमित्रा अब पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। ना नौकरी थी, ना कोई सहारा। माँ अस्पताल में थी, उसका इलाज अधूरा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर कोई मुझे काम नहीं देना चाहता तो क्या न मैं खुद कुछ करने की कोशिश करूं। उसने अपनी सिलाई बुनाई की कला याद आई। एक पुराने जानकार से उधार लेकर उसने सड़क किनारे बैठकर छोटे कपड़े सिलने शुरू किए। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कुछ महिलाओं ने उसे कपड़े सिलवाने की शुरू किए। उसकी मेहनत रंग लाई थी। एक दिन शहर की
एक प्रतिष्ठित महिला मेघा देवी वहाँ से गुजरी। उन्होंने सुमित्रा की मेहनत की और हुनर को देखा। बेटी, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, लेकिन सड़क पर क्यों बैठी हो? मेघा देवी ने पूछा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। अपनी उसने पूरी कहानी बताई। मेघा ने देवी ने उसे सहारा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे अपनी बुटीक में काम करने का मौका दिया। अब सुमित्रा की ज़िंदगी में एक नई रोशनी किरण दिखने लगी थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी भी इम्तिहान बाकी थे। सुमित्रा ने मेघा देवी की बुटीक में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में असली कढ़ाई और डिज़ाइनिंग की कला से सभी का दिल जीत लिया। मेघा देवी ने उसे और बेहतर सिखाने के लिए एक फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में दाखिला दिलाया। यह उसके लिए किसी सपने सच होने जैसा था, लेकिन उसकी खुशियों को देखकर विजय और सौम्य को चैन नहीं था। जब उन्हें पता चला कि सुमित्रा अब तक तरक्की कर रही थी, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक और चाल चली। एक दिन पुलिस अचानक बुटीक में आ गई और सुमित्रा को चोरी के पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। हमें तुम्हारी तलाश थी। तुम्हारे खिलाफ पहले से ही शिकायत दर्ज है, पुलिस अधिकारी ने कहा। सुमित्रा सब सख्त रह गई। सब कुछ ठीक होते होते फिर से बर्बाद हो गया। क्या वह फिर से इस झूठे इलाज में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेगी, या इस बार खुद को निर्दोष साबित न कर पाएगी? पुलिस सुमित्रा को पकड़कर थाने ले गई। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। इधर मेघा देवी को जब यह खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत अपने वकील को बुलाया और पूरे मामले की जांच करवाई। कुछ ही दिनों में सच सामने आया और चोरी की साजिश पूरी तरह विजय ने रची थी। सीसीटीवी फुटेज और कुछ नौकरों की गवाही से साबित हो गया था कि गहने विजय ने खुद सुमित्रा के कमरे में छुपाए थे, ताकि उसे बदनाम किया जा सके। जब यह सब सौम्य और आनंद गुप्ता को पता चला, तो उन्होंने विजय को घर से निकाल दिया और सुमित्रा से माफ़ी मांगी। लेकिन सुमित्रा अब वहाँ लौटना नहीं चाहती थी। उसने अपनी मेहनत से एक नई पहचान बना ली थी। वह अब तक एक सफल फैशन डिज़ाइन बन चुकी थी और वह अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा रही थी। आज जब वह पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे अपनी तकलीफ़ें याद आती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती, क्योंकि वह जानती थी सच चाहे जितना भी दब जाए, एक दिन उजाले में की तरह सामने ज़रूर आता है।